श्री गुरुकुल साइंस एकेडमी में मैं रोशन दहिया केमिस्ट्री पीजीटी आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट लेंगे। सर्वप्रथम सॉलिड स्टेट से संबंधित हम फंडामेंटल्स नॉलेज जानेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे फर्स्ट ठोस की प्रॉपर्टीज यानी ठोस के गुण। नंबर 1, ठोस में पार्टिकल्स यानी अणु वो पास में होते हैं, जिसके कारण इनके बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वेरी स्ट्रांग होता है। सेकंड, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है, इसकी संपीडिता नगण्य होती है। संपीडिता का अभिप्राय है सॉलिड को ज्यादा कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता। सॉलिड का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट वो द्रव और गैस की तुलना में बहुत अधिक होता है, क्योंकि हमने अभी यहां जाना था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, अणु होते हैं, उनके बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। इसके अलावा जितने भी सॉलिड यानी ठोस होते हैं, उनका घनत्व द्रव और गैस की तुलना में अधिक होता है। ये सामान्यतः ठोस से फंडामेंटल्स नॉलेज के लिए आपको ये बताया गया है। अब हम जो ठोस होते हैं उसके प्रकार, द टाइप्स ऑफ द सॉलिड, ठोस के प्रकार। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस। क्लासिफिकेशंस ऑफ द सॉलिड्स, टाइप ऑफ सॉलिड, ठोस के प्रकार, 2 टाइप्स। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। क्या डिफरेंट है दोनों में? देखिए, सबसे पहले अपन जो बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस, इसमें पार्टिकल्स होते हैं वो एक निश्चित पैकिंग में होते हैं। जैसे ये ए पार्टिकल्स, बी पार्टिकल्स, ए बी, ए फिर बी, फिर इसमें बी, ये ए बी, ए बी, ए। तो इस प्रकार से ये एक निश्चित पैकिंग के अंदर है कि कंटिन्यूटी, ए के बाद में बी, बी के बाद में ए। यानी क्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित ज्यामिति होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। जैसे ए के बाद में बी, इसके पश्चात क्या आएगा हम नहीं बता सकते, कुछ भी आ सकता है। ए आ सकता है, बी आ सकता है, जैसे बी आ गया, फिर वापस बी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, यहाँ ये ए आ गया, फिर वापस ए आ गया,
बी आ गया, ए आ गया, या बी आ गया, ये ए आ गया। तो इनमें निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। तो ये 2 टाइप्स हो गए, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए अब जो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस है इनका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके क्रिस्टलों का आकार, यहां ध्यान देने की बात है, यहां ठोस की बात नहीं करें हम, क्रिस्टल का आकार करें, उनका आकार निश्चित होगा। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस इनका आकार असमाकृतिक होगा। सेकंड जो है वो हम लेंगे, इनका जो गलनांक होगा वो निश्चित होगा, जबकि इनका एक ताप परास्पर होगा। हम इस पॉइंट को समझेंगे कि जो इसका गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट, देखिए हमें जीरो से समझना है, हर चीज समझना है। गलनांक क्या होता है, किसी भी ठोस को, जैसे मान लीजिए ये कोई ठोस है, इस ठोस को जब गर्म किया जाता है तो ये ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है। तो वह तापमान जिस पर कोई भी ठोस गर्म करने पर द्रव अवस्था में आता है वो उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। तो देखिए क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनके लिए एक निश्चित ताप होता है जिस पर वो द्रव अवस्था में बदलता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ताप परास होता है। तो ये हम जानेंगे ये कैसा है, इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए सपोज कीजिए जैसे आयरन है हमारे पास में, आयरन का सिंबल होता है Fe। तो आयरन का जो होता है 1327 डिग्री सेल्सियस, ये इसका जो है गलनांक है। अब आयरन को हमें लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है, तो ये 1327 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है लिक्विड में चेंज होगा। तो इसका देखिए ग्राफ देखिए, जैसे यहाँ ये टाइम t, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये 0। तो देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे सपोज कीजिए यहाँ से अपन ले लेते, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये आयरन सपोज कीजिए यहाँ आ गया और ये 1327 डिग्री है। तो अब यहाँ से वापस ये जब लिक्विड फॉर्म में आएगा तो यहाँ देखिए अब हीट नहीं बढ़ रही है, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है। और कुछ समय पश्चात वापस ये ग्राफ, इसका वक्र इस प्रकार से आएगा। तो ये जो है ये वक्र यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ बता रहा है कि ये जो आयरन है, लोहा है, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ। तो यहाँ हम लगातार उष्मा दे रहे हैं, वो उष्मा कहाँ गई, वो उष्मा गुप्त उष्मा में कन्वर्ट हो गई, लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा क्या होती है कि कोई भी जो ठोस होता है, जब ठोस को हम द्रव अवस्था में बदलते हैं तो उनमें जो अणु होते हैं, उन अणुओं में को जो है तोड़ने के लिए जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी के अंदर जो उष्मा काम आती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट या गुप्त उष्मा कहते हैं। तो उसमें ये काम आ जाती। अब देखिए जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हमने जैसे लिया था आयरन है या एल्यूमिनियम है क्रिस्टलीय ठोस के अंदर, या मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जबकि यहां देखिए जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका ताप परास कैसे होता है, इसका वक्र देखिए। जैसे ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये हो। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग तापमान बढ़ेगा, वैसे वैसे ये जैसे ये देखिए यहाँ से ये लिक्विड में चेंज हो गया।
मान लीजिए यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जैसे ये टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ, तो यहाँ कोई भी प्रकार की गुप्त उष्मा ने यहाँ वर्क नहीं किया, कोई गुप्त उष्मा काम नहीं आई, कोई प्रकार का यहाँ बॉन्ड नहीं टूटा। सबसे पहले वो पदार्थ धीरे धीरे सॉफ्ट हुआ, मुलायम हुआ, मुलायम होते होते धीरे धीरे वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। देखिए इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर आएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक को आप गर्म करोगे तो धीरे धीरे वो पहले सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा, उसके बाद में वो पिघल जाएगा। तो ये अक्रिस्टलीय ठोस की एक निश्चित ताप परास है, उसके ऊपर वो सॉफ्ट होके पिघल जाता है, तो उसका वो मेल्ट पॉइंट निश्चित नहीं होता। अब देखिए यहां हमने दोनों ये वक्र देखे तो इससे एग्जाम्पल है, इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि प्लास्टिक अलावा और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कांच। तो अब इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सपोज कीजिए बिल्डिंग में जो खिड़की होती है, उस खिड़की में जो ग्लास लगे रहते हैं, कांच लगे रहते हैं, तो वो कांच सपोज कीजिए ये जो ऊपर है, ऊपर 1 मिलीमीटर है उसकी थिकनेस, और नीचे जो खिड़की का ग्लास है वो भी नीचे से 1 मिलीमीटर है। लेकिन कुछ वर्षों बाद मतलब ये नहीं है कि 1 वर्ष 2 वर्ष बाद, 15-20 साल बाद में जब थिकनेस नोट की जाती है तो ऊपर हो जाती है 0.95 मिलीमीटर, जबकि नीचे की थिकनेस हो जाती है 1.05 मिलीमीटर। ऐसा क्यों हुआ? देखिए जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें अतिशीतित गुण पाया जाता है, यानी इनको अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं, धीरे धीरे नीचे आते हैं, जिसके कारण लंबे समय तक जब ये ग्लास खिड़की से लगे रहते हैं तो नीचे की थिकनेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। जेई जैसे एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो थिकनेस है, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ग्लास होते हैं बिल्डिंग में लगे हुए, कुछ वर्षों बाद में उनके जो नीचे की थिकनेस होती है वो बढ़ क्यों जाती है? तो इसका कारण है यही है कि जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो अतिशीतित द्रव होते हैं। देखिए पूरा ठोस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठोस तो ये भी है लेकिन ठोस ये भी है। सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड है, या मान लीजिए एल्युमिनियम, ये भी ठोस है, ये प्लास्टिक भी ठोस है, ग्लास भी ठोस है। अब देखिए एक एग्जांपल याद रखना है आपको, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जब लिखते हैं तो वो क्रिस्टलीय ठोस में आएगा, जबकि क्वार्ट्ज ग्लास लिखते हैं तो वो अक्रिस्टलीय ठोस में आएगा। अब देखिए अब हम इनके कुछ और गुणों के बारे में जानेंगे। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दीर्घपरासी होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो लघु परासी होते हैं। अब ये भी हम समझेंगे कि दीर्घ पराशरी क्या है और लघु परासी क्या है। तो देखिए यहां इस डायग्राम में देखिए वापस देखिए
ए के बाद में बी आ रहा है, बी के बाद में ए आ रहा है, ए के बाद में बी आ रहा है, तो ये कंटिन्यूटी क्रिस्टलीय ठोस में लगातार ये चल रहा है लंबी चेन की तरह, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है दीर्घपरासी। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर देखिए, जैसे हमने यहाँ डायग्राम बनाया, वापस देखिए, जैसे ये ए के बाद में बी के बाद में ए, वापस ए, फिर ये ए, फिर बी, फिर ए, बी, ए, फिर वापस ए, बी और बी। देखिए ये क्रम लगातार नहीं चल रहा है, यहाँ तक आया और ये एंड हो गया, तो इसलिए इसको कहा जाता है लघुपरासी। तो क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस का यह भी एक इंपॉर्टेंट गुण है, ये दीर्घपरासी होते हैं और ये लघुपरासी होते हैं। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण इसका जो गुण है वो है, जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदेशिक होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदेशिक होते हैं। देखिए विषमदेशिक और समदेशिक, इसको समझने के लिए हमें ये डायग्राम काम में लेना पड़ेगा कि समदेशिक क्या होता है, विषमदेशिक। सबसे पहले अपन समझेंगे विषमदेशिक कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक है। विषमदेशिक कैसे है, क्या होता है, विषमदेशिक का अभिप्राय क्या है। तो देखिए जैसे ए के बाद में बी आ रहा है इस डायरेक्शन में, ये देखिए ए के बाद बी, बी के बाद में ए, किसी जगह ये ले ली। अब मैं नेक्स्ट ये डायरेक्शन लेता हूं, ये देखिए ए के बाद में ए, तो ये दो डायरेक्शन, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखिए यहां जो क्रम है वो ए बी एक निश्चित क्रम है, और यहां है ए, तो दोनों अलग अलग हो गए। यहां पर तो ए और यहां कंटिन्यूटी ए बी है। जबकि इसके अंदर हम देखेंगे यहां से मान लीजिए अपन लेते हैं ऐसे फर्स्ट, और सेकंड को मान लीजिए हम यहां से ले रहे हैं, तो देखिए यहां ए बी कोई क्रम नहीं है, एक फिक्स क्रम नहीं। और यहां से भी देख लीजिए बी ए, ये भी एक फिक्स क्रम नहीं है। तो यहां पर देखिए सम, क्योंकि दोनों के दोनों समान हो गए, कोई निश्चित क्रम नहीं मिल रहा है इनमें, तो ये हो गए समदेशिक। जबकि ये विषमदेशिक है, क्योंकि एक क्रमयुक्त है और एक के अंदर ए है, तो यहां पर ये हो गया विषमदेशिक। तो आप ये भी अच्छी तरह से, अब ऐसा क्यों है ये विषमदेशिक समदेशिक क्यों है? क्यों, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये कोई भी प्रकार का ठोस है, इस ठोस के अंदर कोई पार्टिकल जैसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखिए यहां पर कोई भी जो पदार्थ है, तो उस पदार्थ में उसके जो भौतिक गुण होते हैं, समान हैं। भौतिक गुण कोई भी हो सकता है, जैसे प्रतिरोध है या रेजिस्टिविटी है, तो यदि वो समान है तो समदेशिक, और यदि वो भिन्न भिन्न हैं तो वो हो जाएगा आपके विषमदेशिक। तो ये अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि इसकी जो प्रॉपर्टीज क्या है, क्रिस्टलीय ठोस हो है क्रिस्टलीय ठोस। तो आपने देखा क्रिस्टलीय क्रिस्टल ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो असमाकृतिक होते हैं। गलनांक के बारे में हमने बात की थी, इनका जो गलनांक होता है क्रिस्टल ठोस का वो निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय का जो गलनांक होता है वो एक ताप परास्पर होता है, क्योंकि वो पहले मुलायम होते हैं और मुलायम होने के बाद में वो लिक्विड में बदलते हैं। उसके बाद में हमने देखा क्रिस्टलीय ठोस दीर्घपरासी होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो लघुपरासी होते हैं।
और मेन जो गुण था वो आपको बताया कि क्रिस्टल ठोस हमेशा विषमदेशिक होते हैं और अक्रिस्टल ठोस हमेशा समदेशिक होते हैं, और इसका ये कारण था। अब देखिए, जब अपन क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जब अध्ययन कर रहे हैं तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसका वर्गीकरण करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करेंगे हम। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर 1 आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा जो हमारा प्रकार है वो है आणविक क्रिस्टलीय ठोस। तीसरा है धात्विक ठोस। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। और फोर्थ है सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। देखिए, सबसे पहले अपन आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के बारे में स्टडी करते हैं कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो क्या है। तो देखिए, सीधा सीधा है, ये आयन से बने होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इनमें आयनिक बंध पाया जाता है। इनमें हमेशा आयनिक बंध होता है और आयन एक दूसरे से परस्पर जुड़े रहते हैं, इसलिए इन्हें आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए, इसकी एक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि जितने भी आयनिक क्रिस्टलीय ठोस हैं वो जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं, यानी ठोस अवस्था में होते हैं, तब तो उसमें कोई भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की जा सकती, यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। जबकि देखिए, इनका जो सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी जब वाटर में इनको डिजोल्व कर दिया जाता है, जैसे वाटर में डिजोल्व होने के बाद में इनमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कंडक्ट होती है। ये देखिए, जैसे यहाँ मैंने लगा दिया ये एनोड और इधर लगा दिया मैंने ये कैथोड, और ये बैटरी, ये बल्ब। तो देखिए, ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया कैथोड। जब आयनिक क्रिस्टलीय ठोस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तब ये करंट इसमें फ्लो हो सकता है, लेकिन जो है ठोस अवस्था में इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब बात करेंगे आणविक क्रिस्टलीय ठोस। देखिए, आणविक क्रिस्टलीय ठोस जितने भी होते हैं वो अणुओं से निर्मित होते हैं। तो देखो, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हाइड्रोजन आबंध युक्त, दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, और जो तीसरा होता है वो होता है अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक क्रिस्टलीय ठोस। देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आइस, बर्फ। देखिए, इसमें बर्फ, जैसे मान लीजिए आपको पता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो ये देखिए वाटर का फॉर्मूला। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट जो है ये H2O,
तो यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो इसलिए इनको बोला जाता है हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक क्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए ध्रुवीय, ध्रुवीय का उदाहरण है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ध्रुवण होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जबकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। उसके बाद में जो अध्रुवीय है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, इसको कहते हैं शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसके अंदर देखिए एक छोटा सा यहाँ एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या आता है? डाइपोल, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। तो क्या होता है, किसी कारण से सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व होता है, वो वहाँ पर ऋणात्मक चार्ज आता है। तो ये देखिए C डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया डेल्टा नेगेटिव और यहाँ हो गया डेल्टा पॉजिटिव। अब दूसरा मान लीजिए ये इसका अणु है कार्बन डाइऑक्साइड का, और यहाँ पर भी यही पोजीशन, यहाँ डेल्टा नेगेटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। तो इन दोनों कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में जब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो इनके बीच में अट्रैक्शन, आकर्षण बल होता है, जिसके कारण इनके बीच में एक आणविक बंध बन जाता है। तो ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अध्रुवीय आणविक बंध। अब देखिए धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, साफ साफ आपको देखो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है धात्विक। जैसे लोहा है, लोहा के ऊपर जैसे आए पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसकी संयोजकता वेरिएबल होती है, +2 भी होती है, +3 भी होती है। प्लस चार्ज जब भी लगता है जहां पर इलेक्ट्रॉन वहां से पलायन कर जाते हैं। तो यहां देखिए आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये समस्त धात्विक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और इनमें धात्विक बंध पाया जाता है जो बहुत ही स्ट्रांग होता है। अब देखिए धात्विक क्रिस्टलीय ठोस की जो प्रॉपर्टीज होती है, इनके गुण क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये लस्टर होते हैं, लस्टर मीन्स चमकीले होते हैं। दूसरा हार्ड होते हैं यानी कठोर होते हैं। तीसरा इनमें मेलाबिलिटी होती है यानी आघात वर्धनीय, मेलाबिलिटी, आघात वर्धनीय, यानी ऐसे सॉलिड को पीट पीट के सीट बनाया जा सकता है, चद्दर बनाई जा सकती है। तो इस प्रॉपर्टीज को बोला जाता है आघात वर्धनीय। ये धात्विक क्रिस्टलीय ठोस का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा डक्टिलिटी यानी तन्यता, तन्यता का गुण भी पाया जाता है, यानी जितने भी धात्विक ठोस है उनको खींच के वायर का रूप दिया जा सकता है, तार का रूप दिया जा सकता है। उसके बाद में जितने भी धात्विक क्रिस्टलीय ठोस है वो विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं और ताप के भी सुचालक होते हैं। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है अर्जेंटम यानी चांदी, सिल्वर। सेकंड नंबर पर आता है कॉपर, थर्ड नंबर पर आता है एल्यूमिनियम। ताप सुचालक, सबसे अच्छा ताप का जो सुचालक होता है, ताप में भी सबसे पहला अर्जेंटम चांदी, द्वितीय नंबर पर आता है कॉपर। देखिए हमारे घरों के अंदर जो बर्तन होते हैं वो भी एक धात्विक क्रिस्टलीय ठोस है। चांदी के तो हम बना नहीं सकते क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, तो नीचे आजकल के जो आधुनिक बर्तन होते हैं उनके नीचे कॉपर की पॉलिश होती है। ये कॉपर की पॉलिश क्यों होती है, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है
कि जो कॉपर होता है एक ताप का अच्छा सुचालक होता है, जिसके कारण से वो हीट होता है वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, अच्छा सुचालक होता है, जिसके कारण कोई भी इसके अंदर रखी चीज जल्दी गर्म हो जाती है, और गर्म होने के कारण हमारा फ्यूल जो होता है, ईंधन होता है, वो भी एक कम खर्च होता है। तो ये धात्विक क्रिस्टल ठोस की विशेषता हो गई। अगली विशेषता है इसका सोनोरस, सोना रस। ये क्या होता है? देखिए, जितने भी धात्विक ठोस है उनमें साउंड प्रोड्यूस होता है, इसके कारण से जो स्कूल की बेल होती है वो मेटल की, धातुओं की बनी जाती है। अगली जो प्रॉपर्टीज है वो हमारी है सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस, ये चौथा प्रकार। देखिए ये क्या है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है इनमें। सहसंयोजक बंध क्या होता है उसको हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे साइड में। देखिए जैसे कार्बन होता है, कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो ये जो कार्बन की जो चारों संयोजकता होती है वो किसी अन्य परमाणु से जुड़ी रहती है, तो इस प्रकार से त्रिविमीय चतुष्फलकीय संरचना बनाती है। त्रिविमीय चतुष्फलकीय ये संरचना होती है हीरा में, डायमंड में। तो देखिए त्रिविमीय चतुष्फलकीय, 3 डायमेंशनल टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि कार्बन जो होता है वो अन्य कार्बन परमाणु से बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रबल बंध से जुड़ा रहता है। इस बंध को कहते हैं सहसंयोजक बंध। तो इस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, तो ये इसके क्रिस्टलीय ठोस के जो है 4 प्रकार हो गए। सबसे पहला हमारा प्रकार था आयनिक प्रकार, फिर आणविक, उसके बाद में धात्विक, और लास्ट के अंदर ये सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। इसके उदाहरणों को याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्रिस्टलीय जो ठोस होता है उसका वर्गीकरण कीजिए तथा उदाहरण दीजिए। तो ये हमें सभी उदाहरण याद रखने हैं क्योंकि उदाहरण पूछा जा सकता है कि बताइए हीरा किस प्रकार का ठोस है, तो सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। देखिए कल हम जो लेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे क्रिस्टलीय जालक, क्रिस्टलीय जालक एवं एकक कोष्टिका। कल हम क्रिस्टलीय जालक एवं एकक कोष्टिका के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा वीडियो पूरा देखें, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल भी पार्ट इसका छोड़े नहीं, क्योंकि देखो श्री गुरुकुल साइंस एकेडमी आपको निःशुल्क घर बैठे एक अच्छी अध्ययन की सेवा दी जा रही है। हमारा कोई भी उद्देश्य जो है अर्थ कमाना नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी विद्यार्थियों के पास में घर बैठे एक अच्छी सुव्यवस्थित अध्ययन युक्त जो है वो आप तक हमारी जो है उपलब्धि पहुंच सके। धन्यवाद।